हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम पहली बार 2024 में कंडक्ट करवाया जा रहा है। और इस जो कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित आपको हमारे चैनल के माध्यम से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें कि इसका जो कंप्लीट जो ब्राउचर है उसके संदर्भ में हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है और इसका क्या सिलेबस है उससे संबंधित भी एक वीडियो प्रोवाइड की है। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने पहले पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के ये क्वेश्चन जो पूछे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत लिया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको इस चैनल के माध्यम से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी इस संपूर्ण जर्नी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। जो ये जो कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है, इसके कंप्लीट प्रोसेस में आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा ये चैनल, क्योंकि हम ये चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, इंटरव्यू में प्रपोजल हो और गाइड का सिलेक्शन हो और किस तरह से आपने फाइनली यूनिवर्सिटी में अपना इनरोल करना है, तो इस संपूर्ण प्रोसेस में जो हमारा चैनल है आपकी मदद करेगा। समय समय पर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेगा और आपको समय के साथ साथ अवेयर भी करेगा कि किन किन बातों को आपने ध्यान में रखना है। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बेस्ड होंगे, क्योंकि जो ये पेपर है, जो आपका पेपर होगा कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम, ये इसमें किस तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी और आपका जो सब्जेक्ट है उस पे बेस्ड 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमने इस वीडियो के तहत रिसर्च मेथोडोलॉजी इसलिए लिया क्योंकि एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी सभी के लिए कंपलसरी है, समान है, तो इसकी उपयोगिता कहीं ज्यादा सबके लिए बन जाती है। तो इसीलिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के यहाँ पे 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत लेंगे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए उन 50 क्वेश्चन को हम एक एक करके बारी बारी से उनको देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें कि जो पहला क्वेश्चन प्रभावी संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए, कि इनमें से किससे बचना चाहिए प्रभावी संचार के लिए। जिसमें कि ऑप्शन ए गतिविधियों को बांटने से, ऑप्शन बी सुनने से, ऑप्शन सी द्वैत व्यवहार से, ऑप्शन डी नम्रता से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्वैत व्यवहार से। और क्वेश्चन सेकंड, इनमें से कौन सा अंगूरी लता संप्रेषण का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए द्विस्टैंड, ऑप्शन बी एकल स्टैंड, ऑप्शन सी गपशप, ऑप्शन डी झुंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए द्विस्टैंड, यानी कि द्विस्टैंड इसका राइट आंसर है। और थर्ड क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन सिद्धांतकार में से किसने माध्यम को एक संदेश के रूप में देखा है। जिसमें कि ऑप्शन ए हेराल्ड गिन्निस, ऑप्शन बी मैक्लुहान, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी हैबरमास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मैक्लुहान। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है, किन्होंने संस्कृति को एक उत्पादक प्रक्रिया के रूप में देखा है। ऑप्शन ए एटॉनी गिडर्स, ऑप्शन बी पार्सन, ऑप्शन सी हैबरमास, ऑप्शन डी
रेमंड विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्सन। तो यानी कि इसका राइट आंसर पार्सन है। और प्रश्न 5, डायडिक संचार एक व्यक्ति से संदेश का हस्तांतरण है। तो ऑप्शन ए, दूसरे व्यक्ति तक और दूसरे से पहले तक। ऑप्शन बी, समूह। ऑप्शन सी, संचार श्रोता। ऑप्शन डी, दो व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे व्यक्ति तक और दूसरे से पहले तक। और क्वेश्चन 6, सिंटेक्स का संबंध है उपयोग में भाषा से, शब्दों के बीच संबंध से, मानवीय अन्योन्य क्रिया से। ऑप्शन डी, पद बंधनों के बीच संबंध से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शब्दों के बीच संबंध से। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से संचार का कौन सा मॉडल बताता है कि संचार किसी के बोलते ही शुरू नहीं होता है, बल्कि तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है या पर्यावरण से प्रतिक्रिया की तलाश में होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, शैनन एवं वीवर। ऑप्शन बी, थियोडोर न्यूकॉम्बस। ऑप्शन सी, जॉर्ज गर्बनर। ऑप्शन डी, ब्रूस बेस्टलेज और मैकिलनस। तो इसका राइट आंसर है डी। और 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस की पहुंच सबसे अधिक है? कि निम्न में से जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से किसकी पहुंच अधिक है? जिसमें कि ऑप्शन ए है लेखन, ऑप्शन बी है सुनना, ऑप्शन सी है बोलना, ऑप्शन डी है बातचीत। तो इसका राइट आंसर है लेखन, इसकी सबसे अधिक पहुंच है। और 9वां प्रश्न है, प्रभावी संचार के लिए किसी को इनमें से किस आदेश का पालन नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, संचार के उद्देश्य। ऑप्शन बी, अपर्याप्त माध्यम। ऑप्शन सी, स्पष्टीकरण। ऑप्शन डी, पर्याप्त माध्यम। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि अपर्याप्त माध्यम। 10वां प्रश्न है, संचार की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में हस्तक्षेप की संभावना होती है जो प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऐसे हस्तक्षेप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ऐसे हस्तक्षेप को? ऑप्शन ए, प्रेषक। और ऑप्शन बी, ग्राही। ऑप्शन सी, बाधाएं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि बाधाएं, बैरियर। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन डेटा अनुसंधान का द्वितीयक स्रोत है? ऑप्शन ए, अभिलेख्य डेटा। ऑप्शन बी, प्रतिभागी की डायरी। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन डेटा। ऑप्शन डी, मौखिक आख्यान। तो इसका राइट आंसर है सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन डेटा। और प्रश्न 12, निम्नलिखित में से प्राथमिक डेटा संग्रहण विधियों के सही संयोजन की पहचान करें। पहला है अवलोकन, दूसरा है प्रयोग, और तीसरा है कॉर्पोरेट डेटाबेस, और चौथा है सर्वेक्षण विधि। तो इसका राइट आंसर है सी, जिसमें कि अवलोकन भी आएगा और प्रयोग भी आएगा और सर्वेक्षण विधि भी आएगा, और यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटाबेस नहीं आएगा। और प्रश्न 13, आय, उत्पादन, भार आदि के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? कि जिसमें आय, उत्पादन, भार आदि हो, तो ऐसे आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? जिसमें कि पहला ऑप्शन है भौगोलिक वर्गीकरण, और ऑप्शन बी गुणात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन सी सतत वर्गीकरण,
और ऑप्शन डी मात्रात्मक वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर है डी मात्रात्मक वर्गीकरण। और प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण पैरामीट्रिक प्रशिक्षण का हिस्सा है? जिसमें कि पहला ऑप्शन है साइन प्रशिक्षण, और बी ऑप्शन है यादृच्छिकता प्रशिक्षण, और ऑप्शन सी क्रूस्कल बालिस प्रशिक्षण, और ऑप्शन डी जेड प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जेड प्रशिक्षण। और प्रश्न 15, श्रेणियों पर मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है? ऑप्शन ए स्तंभ रेखा चार्ट, ऑप्शन बी पाई चार्ट, ऑप्शन सी लाइन चार्ट, ऑप्शन डी हॉट ग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्तंभ रेखा चार्ट। तो इस तरह से ये 15वां क्वेश्चन है। अब है 16वां क्वेश्चन, समय के साथ रुझान या परिवर्तन दिखाने के लिए किस प्रकार के चार्ट उपयोगी होते हैं? जिसमें कि पहला ऑप्शन है लाइन चार्ट, और बी ऑप्शन है पाई चार्ट, और सी ऑप्शन है कॉलम चार्ट, और डी ऑप्शन है हॉट ग्राफ। तो इसमें जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए, यानी कि लाइन चार्ट। और क्वेश्चन 17, जनसंख्या सीमित होने पर आमतौर पर कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? अगर जनसंख्या सीमित होगी तो कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी? जिसमें कि ऑप्शन ए स्वदेशीय नमूना यानी कि पर्पस सैंपलिंग, और बी सिस्टमैटिक सैंपलिंग, और सी क्षेत्र नमूना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग के तहत ये तकनीक अपनाई जाएंगी अगर जनसंख्या सीमित होगी। और प्रश्न 18, अवलोकन के n जोड़े के आधार पर युग्मित टी प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्रता की डिग्री क्या है? जिसमें कि 2n-1 पहला ऑप्शन है, और बी ऑप्शन है n-1, और सी ऑप्शन है n-2, और डी ऑप्शन है n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी n-1। और प्रश्न 19, प्राथमिक डेटा किस माध्यम से एकत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए सर्वेक्षण, और ऑप्शन बी प्रयोग, और ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि जो प्राथमिक डेटा है वो प्राथमिक डेटा सर्वेक्षण के माध्यम से भी एकत्रित किया जाता है और प्रयोग के माध्यम से भी एकत्रित किया जाता है। और प्रश्न 20, वे कौन सी स्थितियां हैं जिनमें टाइप 1 एरर यानी कि टाइप 1 त्रुटि होती है? यहाँ पे पूछा गया है टाइप 1 एरर के बारे में। वो कौन सी स्थिति होगी जिसमें टाइप 1 एरर होगा? जिसमें कि पहला ऑप्शन है शून्य परिकल्पना असत्य होने पर भी स्वीकृत हो जाती है, ऑप्शन बी शून्य परिकल्पना सत्य होने पर भी अस्वीकृत हो जाती है, और ऑप्शन सी शून्य एवं वैकल्पिक दोनों परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि शून्य परिकल्पना सत्य होने पर भी अस्वीकृत हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा प्रश्न 21 स्प्लिट हाफ विधि का प्रयोग प्रशिक्षण के रूप में किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आंतरिक विश्वसनीयता, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी अंतर पर्यवेक्षक स्थिरता, और ऑप्शन डी बाह्य वैधता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए आंतरिक विश्वसनीयता। और प्रश्न 22 माप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में पर्यवेक्षणों की रैंकिंग संभव नहीं है? ऑप्शन ए क्रमवाचक, ऑप्शन बी आंतरिक, ऑप्शन सी अनुपात, ऑप्शन डी नाम मात्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नाम मात्र। तो प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कारण के मुद्दे से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? जिसमें कि ऑप्शन ए निर्माण वैधता, ऑप्शन बी माप वैधता, ऑप्शन सी बाह्य वैधता और ऑप्शन डी आंतरिक वैधता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आंतरिक वैधता। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 23 है। अब है प्रश्न नंबर 24 में क्या कहा गया? वह डिग्री जिस तक प्रेक्षित मान स्कोर माप त्रुटियों से मुक्त है उसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए विषय वैधता, ऑप्शन बी निर्माण वैधता, ऑप्शन सी विश्वसनीयता और ऑप्शन डी मापदंड वैधता। तो इसका राइट आंसर है विश्वसनीयता, सी। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 में किस तरह से निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषता है? यानी कि इसमें से कौन सी गुणात्मक शोध की एक प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए सकारात्मक धारणाओं और डेटा विश्लेषण से बचता है और ऑप्शन बी आंकड़ों को संख्यात्मक रूप से एकत्रित करता है, ऑप्शन सी डेटा विश्लेषण की अनुभविक पद्धति का प्रयोग करता है, ऑप्शन डी पहले से मौजूद श्रेणियों का अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सकारात्मक धारणाओं और डेटा विश्लेषण से बचता है। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान के तरीकों और प्रक्रियाओं दोनों में अधिक लचीलापन है? ऑप्शन ए वर्णनात्मक सर्वेक्षण और प्रभाव अध्ययन, ऑप्शन बी नरवंश विज्ञान और घटना विज्ञान, ऑप्शन सी प्रायोगिक और अवलोकन आधारित अध्ययन, ऑप्शन डी पूर्वव्यापी और ऐतिहासिक अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरवंश विज्ञान और घटना विज्ञान। और प्रश्न नंबर 27 अनुभविक सत्यापन योग्य अवलोकन निम्नलिखित में से क्या है? जिसमें कि पहला ऑप्शन है सिद्धांत, ऑप्शन बी है मान और ऑप्शन सी है तथ्य और ऑप्शन डी है कथन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तथ्य। और प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में से किसमें निगमनात्मक तर्क लागू किया जाता है? कि निम्नलिखित में से किसमें निगमनात्मक तर्क लागू किया जाता है? जिसमें कि पहला ऑप्शन है गुणात्मक शोध, बी ऑप्शन है क्रियात्मक शोध और सी ऑप्शन है व्यवहारिक शोध और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है मात्रात्मक शोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मात्रात्मक शोध। और प्रश्न नंबर 29 अनुसंधान कार्य में सबसे पहला पद क्या है? अनुसंधान कार्य में सबसे पहला पद कौन सा होता है इन ऑप्शनों में से? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए विषय की पहचान करना, ऑप्शन बी समस्या की प्रकृति की पहचान करना, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों है, जिसमें कि विषय की पहचान करना और समस्या की प्रकृति की पहचान करना। और प्रश्न नंबर 30 किसी अनुसंधान की गहराई का निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ऑप्शन ए
अनुसंधान के टाइटल से, और ऑप्शन बी अनुसंधान की अवधि से, ऑप्शन सी अनुसंधान के उद्देश्य से, ऑप्शन डी अनुसंधान पर हुए कुल व्यय से। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि अनुसंधान के उद्देश्य से। अनुसंधान के उद्देश्य से किसी भी रिसर्च की गहराई का पता चल पाता है। और प्रश्न नंबर 31, हम अनुसंधान उद्देश्य को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए, इसे और अधिक वैध बनाकर, ऑप्शन बी, इसे और अधिक विश्वसनीय बनाकर, ऑप्शन सी, इसे और अधिक निष्पक्ष बनाकर, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इन सभी पे फोकस करके हम अनुसंधान के जो उद्देश्य है उसको बढ़ा सकते हैं। और प्रश्न नंबर 32 में क्या कहा गया है? जो रैंडम सैंपलिंग है, रैंडम सैंपलिंग किस प्रकार सहायक होते हैं? तर्क और संगत यथार्थ द्वारा, ऑप्शन बी, डेटा एकत्रण करने की किफायती विधि द्वारा, ऑप्शन सी, व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से ये प्रश्न 32 है। अब प्रश्न नंबर 33 में क्या कहा गया है? भागीदारी अनुसंधान के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, यह ज्ञान को शक्ति की तरह पहचानता है। ऑप्शन बी, यह पूछताछ की एक सामूहिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, यह व्यक्तियों पर विशेषज्ञों की तरह का दबाव डालता है। ऑप्शन डी, इसका उद्देश्य केवल ज्ञान को विकसित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका उद्देश्य केवल ज्ञान को विकसित करना है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिकल्पना प्रशिक्षण के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन ए, यह अकेली वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका प्रशिक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन बी, यह अकेली शून्य परिकल्पना है जिसका प्रशिक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन सी, वैकल्पिक और शून्य परिकल्पना दोनों का प्रशिक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन डी, वैकल्पिक और शून्य दोनों का प्रशिक्षण नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह अकेली शून्य परिकल्पना है जिसका प्रशिक्षण किया जा सकता है। और प्रश्न नंबर 35, अनुदैर्ध्य अनुसंधान अधिगम वास्तव में किससे संबंधित है? जिसमें कि पहला ऑप्शन है दीर्घ पद अनुसंधान से, और दूसरा ऑप्शन है लघु पद अनुसंधान, और तीसरा ऑप्शन है क्षैतिज अनुसंधान से, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दीर्घ पद अनुसंधान से। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा औपचारिकता नमूना कहलाता है? जिसमें कि ऑप्शन ए कोटा नमूना, ऑप्शन बी झुंड नमूना, और ऑप्शन सी व्यवस्थित नमूना, और ऑप्शन डी स्तरीकृत नमूना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कि कोटा नमूना। और प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सा सर्वेक्षण जनसंख्या डेटा का सबसे अधिक विस्तृत स्रोत है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, ऑप्शन बी जनसांख्यिकीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, और ऑप्शन डी जनगणना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जनगणना। और प्रश्न नंबर 38, गुटबंदी विश्लेषण का क्या उपयोग है? कि गुटबंदी विश्लेषण है उसका क्या उपयोग है? इसमें कि पहला ऑप्शन है परिकल्पना को सेट करने के लिए, ऑप्शन बी
दो चरों के बीच अंतर समझने के लिए। ऑप्शन सी, दो चरों के बीच संबंध समझने के लिए। और ऑप्शन डी, विभिन्न चरों के बीच अंतर समझने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दो चरों के बीच संबंध समझने के लिए। और प्रश्न नंबर 39, चरों में से कौन सा मात्रात्मक पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? जिसमें कि ऑप्शन ए संख्यात्मक कौशल, ऑप्शन बी मानसिक स्थिति, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी व्यावसायिक नजरिया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी व्यावसायिक नजरिया। प्रश्न नंबर 40 माध्य, माध्यिका और बहुलक है। ऑप्शन ए विचलन की माप, ऑप्शन बी नमूना की विधियां, ऑप्शन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और प्रश्न नंबर 41, अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना स्थापित होने के पश्चात क्या होता है? यानी कि अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना स्थापित होने के पश्चात होता है, क्या होता है? इन ऑप्शन के आधार पे बताना है हमें राइट आंसर। जिसमें कि पहला ऑप्शन है उद्देश्यों का कथन, ऑप्शन बी डेटा का विश्लेषण, ऑप्शन सी अनुसंधान औजार का चयन, ऑप्शन डी डेटा का एकत्रीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अनुसंधान औजार का चयन। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 41 था। अब है प्रश्न नंबर 42। यदि किसी डेटा के मान एक सीमित संख्या में ही हो सकते हैं तो ऐसे डेटा का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है ऐसे डेटा का वर्ग? ऐसे डेटा का वर्ग ऑप्शन ए विविक्त, ऑप्शन बी सतत, और ऑप्शन सी सहित, ऑप्शन डी रहित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विविक्त। और प्रश्न नंबर 43, वितरण की टेल में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो दूरस्थ मानों द्वारा सबसे अधिक प्रबलता से प्रभावित होती है। ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माध्यिका। और प्रश्न नंबर 44, द्विपद वितरण तब सम्मिलित होता है जब, इसमें कि ऑप्शन ए p ग्रेटर देन 0.5, और ऑप्शन बी p लेस देन 0.5, ऑप्शन सी p बराबर 0.5, ऑप्शन डी p का कोई मान हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी p बराबर 0.5। और प्रश्न नंबर 45, किसी द्विपद वितरण का मापक विचलन है। तो इन ऑप्शन के आधार पर हमें इसका आंसर देना है। जिसमें कि ऑप्शन ए NP, ऑप्शन बी स्क्वायर रूट ब्रैकेट NP ब्रैकेट क्लोज, ऑप्शन सी NPQ, ऑप्शन डी स्क्वायर रूट ब्रैकेट NPQ ब्रैकेट क्लोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 46, किसी संगठन में पारंपरिक भागीदारी के आधार पर संचार कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 प्रकार। और प्रश्न नंबर 47,
47 निम्नलिखित में से संचार का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला चैनल कौन सा है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए क्षैतिज संचार, ऑप्शन बी विकर्ण संचार, ऑप्शन सी निम्न संचार, ऑप्शन डी उच्च संचार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्षैतिज संचार। प्रश्न नंबर 48 इनमें से किस समस्या में प्रेषित सूचना की प्रचुरता में वास्तविक संदेश खो जाता है? ऑप्शन ए वर्ण अनुभूति, ऑप्शन बी ऊपरी संचार, ऑप्शन सी अंतर्गत संचार, ऑप्शन डी फिल्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऊपरी संचार। प्रश्न नंबर 49 निम्नलिखित कथन में आप कब कह सकते हैं कि संचार प्रक्रिया पूरी हो गई है? ऑप्शन ए जब प्रेषक द्वारा संदेश प्रेषित कर दिया जाता है, ऑप्शन बी जब संदेश चैनल में प्रवेश करता है, ऑप्शन सी जब संदेश चैनल को छोड़ता है, ऑप्शन डी जब ग्राही संदेश को समझ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जब ग्राही संदेश को समझ जाता है। और प्रश्न नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा मास मीडिया का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए व्याख्या, ऑप्शन बी सामाजिकरण, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी मनोरंजन। और इसका राइट आंसर है व्याख्या। तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुमाऊं यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को समझे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है। तो अगर आप जो उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहा है, इससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंटेंट, कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ों को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो पीएचडी नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ से जा करके आप उनका लाभ ले सकते हैं। और हम हर क्षण आपकी मदद के लिए तैयार है। और किसी भी तरह का आपको कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। और इसके अलावा जो इसका कंप्लीट जो ब्राउचर है वो ब्राउचर मिल पाएगा। और जो सिलेबस है वो चाहे रिसर्च मेथोडोलॉजी का हो, वो चाहे अलग अलग सब्जेक्ट पे बेस्ड जो सिलेबस हो वो सब भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल पाएगा। तो आज की जो हमारी ये कंप्लीट वीडियो है वो कंप्लीट वीडियो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बेस्ड थी, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं और उन क्वेश्चन को हमने एक एक करके यहाँ पे समझा है। तो मुझे दीजिएगा आप इजाज़त और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।